क्या कह रहे थे कि ध्यान में ही ज्ञान है, ध्यान में ही ज्ञान है, जो देगा ध्यान उसी को मिलेगा ज्ञान, और जितना देगा ध्यान उतना ही मिलेगा ज्ञान। ठीक है, मैं साबिर अली और आप देख रहे हैं ILCC अली क्लास है, जो अलीगढ़ बेस्ड नीट जेई का रेजिडेंशियल कोचिंग क्लास है। साथ ही AMU जामिया और दूसरे यूनिवर्सिटी के दूसरे एंट्रेंस की भी तैयारी कराते हैं, जैसे 9th है, 11th है, डिप्लोमा, BA, BSc, MBA, CET, नर्सिंग वगैरह वगैरह कराते हैं। तो वो लोग जो लोग तैयारी करना चाहते हैं वो कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही प्लेटफॉर्म अवेलेबल है। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इस पे हम लोग यूनिवर्सिटी के सभी इंफॉर्मेशन अपलोड करते रहते हैं, जैसे कब फॉर्म आता है, कब टेस्ट होगा, क्या सिलेबस है, क्या पैटर्न है, क्या चेंजेस है, ये सब चीज़ों की जानकारी करना चाहते हैं यूनिवर्सिटी के इन्फॉर्मेशन से। अगर आप अपडेट रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस पर सारे इन्फॉर्मेशन आते रहेंगे, आते रहते हैं। ठीक है, तो हम लोग कर रहे थे फिजिक्स क्लास 11th लॉज ऑफ मोशन, और अभी जो टॉपिक चल रहा था फ्रिक्शन। पिछले क्लास में हम लोग फ्रिक्शन को समझने की कोशिश कर रहे थे कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे फ्रिक्शन होता है, और क्या उसका सपोर्टिंग फैक्टर है, कैसे हमें फ़ायदेमंद है फ्रिक्शन, कैसे हमें नुकसान पहुंचाता फ्रिक्शन। ठीक है, बहुत सारे टॉपिक को, बहुत सारे जगहों को, बहुत सारे एग्जाम्पल को हमने समझाने की कोशिश की है, और भी बहुत जगह अप्लाई होता है, तो इसलिए और भी बहुत जगह पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक था। आगे हम लोग चलते हैं। फ्रिक्शन में कुछ टर्म्स है, कुछ कंसेप्ट है, उस कंसेप्ट को समझते हैं, टर्म का डेफिनेशन लेते हैं, क्या होता है। ठीक है, फ्रिक्शन के बारे में हम लोगों ने बहुत कुछ किया है, आज हम लोग थोड़ा समझते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। फ्रिक्शन कई तरह के हैं, जैसे एक होता है स्टैटिक फ्रिक्शन, एक होता है काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, तो फ्रिक्शन टू टाइप्स के हैं। फ्रिक्शन जो है टू टाइप्स के हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन एंड काइनेटिक फ्रिक्शन। क्या मतलब होता है स्टैटिक? स्टैटिक का मतलब रेस्ट। जैसे हम लोगों ने डेफिनेशन में लिखा है कि फ्रिक्शन क्या होता है? फ्रिक्शन इज अपोजिंग फोर्स विच एक्ट्स अगेंस्ट द मोशन ऑफ अ बॉडी। ये तो हम लोगों ने बताया था फ्रिक्शन का डेफिनेशन में, कि फ्रिक्शन एक फोर्स होता है जो मोशन के अगेंस्ट में लगता है, फ्रिक्शन। लेकिन बॉडी जब रेस्ट में होता है, उस वक्त हमने दो कंसेप्ट बताए थे फ्रिक्शन के लिए, कि एक तो हमारा ओल्ड मॉडल है, एक न्यू मॉडल है। तो ओल्ड मॉडल के हिसाब से क्या बताए थे? ग्रूव लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, अप एंड डाउन सरफेस होता है, इसमें इंटरलॉक हो जाता है। एक तो तरीका ये बताया था जिसकी वजह से फ्रिक्शन होता है। और एक बताया था कि जब हम लोग प्लेन पॉलिश सरफेस होता है तो एटॉमिक अट्रैक्शन होते हैं, सरफेस के ऊपर वाले जो एटम होते हैं उनके बीच में आपस में अट्रैक्शन होता है, अट्रैक्टिव फोर्स होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, उसकी वजह से वो दोनों एक दूसरे को मूव करने से रोकते हैं, मोशन कर, क्योंकि उनके बीच में बॉन्ड होता है। तो क्या बताया कि जब बॉडी रेस्ट में होता है तो उस वक्त भी फ्रिक्शन लगता है, उस वक्त भी फ्रिक्शन लगता है। और जब बॉडी मोशन में होता है तब भी फ्रिक्शन लगता है। और जब रेस्ट से मोशन में ले जाते हैं, या रेस्ट किसी बॉडी, जो बॉडी रेस्ट में है उसको मोशन में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो उस वक्त जो है, उस वक्त भी फ्रिक्शन लगता है। तो फ्रिक्शन हमेशा लगता है, कहने का मतलब ये है कि बॉडी चाहे रेस्ट में हो चाहे मोशन में हो, फ्रिक्शन हमेशा लगता है। ठीक है, अब अगर हम लोग बताते कि अगर रेस्ट में है तो कितना फ्रिक्शन लगता है, तो हम उसका एक स्टैटिक फ्रिक्शन का डेफिनेशन लिखते हैं। स्टैटिक फ्रिक्शन का डेफिनेशन लिखते हैं। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, द फोर्स ऑफ friction which acts between the two surfaces
two surfaces before it come to motion। क्या मतलब हुआ इसका? The force of friction which acts between the two surfaces before it come to motion is called static friction। ठीक है ना, स्टैटिक फ्रिक्शन यानी बॉडी को मोशन में आने से पहले जितना फोर्स लगता है उसको हम लोग कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। हम लोग समझना स्टैटिक फ्रिक्शन को, इसको हम थोड़ा सा समझते हैं, हम इसको समझा रहे हैं। जैसे मान लो ये एक बॉडी है जो इसके टेबल पे है, ठीक है, क्या है ये, हम इसको समझना चाह रहे हैं। ये स्टैटिक फ्रिक्शन तो बताया हम लोगों ने। अब स्टैटिक फ्रिक्शन को समझने के लिए हमने फिगर ये बनाया है। क्या फिगर बनाया है कि मान लो एक बॉडी जो ना एक फ्लैट टेबल पे रखा हुआ है, इसका अपना एक मास होगा और मास की वजह से इसका अपना एक वेट होगा। तो जो वेट होगा वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा होगा, वो वेट जो है ना डाउनवर्ड एक्ट कर रहा होगा और इसका एक नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड एक्ट कर रहा होगा इसका। तो डाउनवर्ड इसका वेट है, अपवर्ड इसका नॉर्मल रिएक्शन है। अब एक हम लोग फोर्स को अप्लाइड करते हैं इसको मूव कराने के लिए, एक हम लोग फोर्स अप्लाई कर रहे हैं इसको मूव कराने के लिए। तो जो ये अप्लाइड फोर्स है ये एफ है, ये एफ से दिखा रहे, कैपिटल एफ से दिखाएंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले जो है ना बहुत कम फोर्स लगाते हैं। जैसे मान लो 0.2 न्यूटन लगाया, 0.2 न्यूटन लगाया, तो ये बॉडी जो है ना मूव नहीं कर रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, 0.2 न्यूटन फोर्स लगाने के बाद भी ये बॉडी मूव नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है जो मोशन के लिए अप्लाई कर, हम लोग बॉडी को उधर मूव कराना है तो उधर फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन इसके फ्रिक्शनल फोर्स उसके मोशन के अगेंस्ट में लगेगा, इधर लग रहा होगा। इसका मतलब ये है कि 0.2 न्यूटन का जो फोर्स लगा रहा है इस बॉडी को मूव कराने के लिए, जो फ्रिक्शनल फोर्स अपोज कर रहा है उससे वो कम है, उससे वो कम है, तभी तो वो बॉडी उधर मूव नहीं कर रहा है। कितनी बात सुनी, फ्रिक्शनल फोर्स से 0.2 न्यूटन जो अप्लाई किया गया उससे कम है, फ्रिक्शनल फोर्स से वो फोर्स कम है, उसकी वजह से वो बॉडी मूव नहीं कर रहा है। तो हमने क्या किया, थोड़ा सा और फोर्स बढ़ा दिया, ठीक है, तो 0.5 न्यूटन कर दिया फोर्स को। कितनी बात सुनने, अब 0.5 न्यूटन किया तो ये तब भी नहीं चल रहा, ये तब भी ये नहीं चल रहा है। इसका मतलब क्या होगा, फ्रिक्शनल फोर्स से ये 0.5 न्यूटन का जो अप्लाइड फोर्स है वो अभी भी कम है, फ्रिक्शन फोर्स उससे ज़्यादा है। फ्रिक्शन फोर्स मोशन के अगेंस्ट में लगता है। कितनी बात समझ में। इसी तरह से क्या होता है कि उसको बढ़ा कर 0.8 न्यूटन किया तब भी नहीं चल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये फ्रिक्शन फोर्स 0.8 न्यूटन से ज़्यादा है, तो इसीलिए अभी भी नहीं चल रहा है ये। अब क्या देखा, जैसे हम लोगों ने उसको बढ़ा के 1.1 न्यूटन करते हैं, देखते हैं बॉडी मूव करने लगा। बॉडी जो है जब इतना फोर्स लगाते हैं हम लोग, ये हमारा जो है, ये हम लोग ये इस तरह से एरो दे रखा है, ये माइनस ना समझे आप लोग, ये तो 1.1 न्यूटन का जब फोर्स अप्लाइड करते हैं तब ये बॉडी हल्का सा मूव करना शुरू करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है 1.1 अप्लाइड फोर्स के बराबर है, तब जाके ये बिल्कुल ये अब इस स्टेज पे आके कि हल्का सा मूवमेंट आ गया। अब जैसे 1.1 से ज़्यादा फोर्स देंगे बॉडी मूव करने लगेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो सरफेस है जिस पे ये बॉडी रखा गया है, इन दोनों के बीच में जो इंटरलॉक हुआ है उस इंटरलॉक को डिस्कनेक्ट करने के लिए, डिस्क्लोज करने के लिए जो हमें अप्लाइड फोर्स की ज़रूरत है वो मिनिमम 1.1 न्यूटन से ज़्यादा होना चाहिए। अगर उससे कम होगा तो बॉडी मूव नहीं करेगा। कितनी बात सुनी। तो ये जो 0.2 न्यूटन लगाया था ये भी फोर्स था, मगर तब बॉडी तो मूव नहीं कर रहा था। 0.5 किया था तब भी बॉडी मूव नहीं कर रहा था, तो 0.8 किया तब भी नहीं कर रहा था। क्या मतलब हुआ कि 0.1 से पहले अगर हम लोग ले लेते हैं, यहाँ पे एक और वैल्यू ले लेते हैं, अगर हम लोग 1 लेते हैं, यहाँ पे 1 लेते हैं 1.0 न्यूटन, ठीक है ना। इसका मतलब 1 न्यूटन तक
1 न्यूटन तक बॉडी मूव नहीं कर रहा है। ये वाला बॉडी जिस पे अप्लाई करें फोर्स, जब तक 1 न्यूटन तक फोर्स नहीं आता, उससे पहले तो बॉडी मूव करेगा ही नहीं, करेगा ही नहीं, क्योंकि अप्लाई फ्रिक्शनल फोर्स जो अपोजिंग फोर्स है वो 1 न्यूटन से ज़्यादा है। जब हम लोग 1.1 पे लाते हैं तब जाके बॉडी मूव करने लगता है। इसका मतलब 1.1 से जितना कम है, जो भी हम लोग फोर्स लगा रहे हैं, सब स्टैटिक फ्रिक्शन है। स्टैटिक का मतलब वो जो फोर्स लगा तो रहे हैं लेकिन बॉडी मूव नहीं कर रहा है। बॉडी वो उतना फोर्स तो लगा रहा है, जैसे 0.5 लगा, 0.6 लगा, 7 लगा, बॉडी मूव नहीं कर रहा है। तो वो फ्रिक्शन तो लग रहा है ना उस वक्त, तभी तो मूव नहीं कर रहा है। उसका जितना फोर्स चाहिए मूव कराने के लिए, उससे वो उतना नहीं मिल रहा है, उससे कम है। तो वो उतना कम कौन सा है, इसके बराबर है। ठीक है ना। जैसे हमने 0.5 लगाया तो 0.5 ये लगा देगा, मगर जो मूव कराने की ज़रूरत है उतना से तो कम है 0.5। 0.6 लगाया तब भी कम है, 0.7 लगाया तब भी कम है, लेकिन ये फ्रिक्शनल फोर्स अभी लग रहा है, ये अभी फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है। तो ये जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, ये स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स कहलाता है। लेकिन हाँ, जब ये 1 तक आएगा, 1.1 तक आएगा, तो अब ये बॉडी रेस्ट से मोशन में जाने के लिए तैयार हो जाएगा। अब जब हम लोग उसको उतना से फोर्स ज़्यादा लगाएंगे तो अब वो बॉडी मूव करेगा। यानी जो स्टैटिक फ्रिक्शन है 0.2, 0.5, 0.8, 0.9, 0.1 तक, यानी मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन जो लग रहा है वो 1 न्यूटन तक लग रहा है। 1 न्यूटन के बाद वाला जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, वो अप्लाइड फोर्स लग रहा है, अब उसके बाद वो मोशन में आ जाता है। तो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन कितना लगता है इस सरफेस पे, 1 न्यूटन। मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन इस सरफेस के लिए, जो मैंने एग्जांपल लिखा है यहाँ पे, कितनी बात सुनी। तो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन इस सरफेस के हिसाब से 1 न्यूटन है। 1 न्यूटन से अगर कम लगाएंगे अप्लाइड फोर्स तो बॉडी मूव नहीं करेगा, क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन उस वक्त ज़्यादा है। ठीक है ना, स्टैटिक फ्रिक्शन उस वक्त ज़्यादा है। जब तक 1 तक नहीं पहुंचेगा तब तक वो बॉडी मूव नहीं करेगा। कितनी बात समझ में आई। आगे चले। स्टैटिक फ्रिक्शन समझ में आ रहा है, और मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन समझ में आ रहा है। एक है स्टैटिक फ्रिक्शन, एक है मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन तो ये 0.2 भी है, 0.5 भी स्टैटिक फ्रिक्शन है, क्योंकि वो फोर्स अप्लाइड फोर्स लगाने के बाद भी बॉडी मूव नहीं कर रहा है। तो जितना फोर्स लगाने के बाद भी बॉडी रेस्ट से मोशन में नहीं जाता, वो सारे फोर्स को हम बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। लेकिन एक ऐसा फोर्स, अप्लाइड फोर्स का मैग्नीट्यूड, जिस पे बॉडी अब रेस्ट में नहीं मोशन में चेंज होने लगता है, तो वो हमारा कहलाता है मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन। मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन वो उसका मैक्सिमम है, उससे ज़्यादा स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं लग सकता उस सरफेस के लिए। सरफेस जब बदलता है तो फ्रिक्शन बदलने लगता है। अलग अलग सरफेस पे फ्रिक्शन का जो मैग्नीट्यूड है, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन का जो मैग्नीट्यूड है, वो बदलते रहता है। ठीक है। तो क्या बताया कि स्टैटिक फ्रिक्शन जब रेस्ट में लगता है उसको बोलते हैं ये वाला स्टैटिक फ्रिक्शन। इसका डेफिनेशन लिखा है, देखिए क्या लिखा है। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन which acts between the two surfaces before it come to motion, before it come to motion is called static friction। यानी मोशन में आने से पहले पहले तक जो फोर्स लगता है वो सब स्टैटिक फ्रिक्शन कहलाता है। कितनी बात सुनिए। एक आता है मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन, यानी कि द मैक्सिमम अप्लाइड फोर्स, द फोर्स व्हेन द बॉडी स्टार्ट टू मूव। ठीक है ना। द फोर्स व्हेन द बॉडी स्टार्ट टू मूव इज कॉल्ड मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन। यानी उतना फोर्स जितना लगाने के बाद बॉडी मोशन में आ जाता है या आने लगता है, रेस्ट से मोशन में आता है, उतने फोर्स को हम लोग कहते हैं स्टैटिक, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन। तो ये तो स्टैटिक फ्रिक्शन है, यानी ये सभी स्टैटिक फ्रिक्शन कहलाता है। 0.2, 0.5, 0.8 स्टैटिक, बॉडी रेस्ट में है, बॉडी यहाँ पे रेस्ट में है। लेकिन एक ऐसा अप्लाइड फोर्स जहाँ पे बॉडी मोशन में आने लगता है, वो हमारा मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन होता है। तो मैं एक मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन का भी यहाँ पे डेफिनेशन लिखता हूँ। ठीक है। द मैक्सिमम
applied force when the body just start to just start to move is called maximum static friction. ठीक है ना? Maximum static friction, the maximum applied force when the body just start to move is called maximum static friction. यानी अप्लाइड फोर्स कितना अप्लाइड करें लास्ट, जिस पे वो बॉडी रेस्ट से मोशन में आ जाए. तो जो लास्ट हम लोग करते हैं मैक्सिमम अप्लाइड फोर्स व्हेन द बॉडी स्टार्ट टू मूव इज कॉल्ड मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन. ठीक है. मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन जो है बेसिकली क्या देखा गया है कि ये नॉर्मल रिएक्शन पे डिपेंड करते हैं. किस पे? नॉर्मल रिएक्शन. नॉर्मल रिएक्शन का क्या मतलब हुआ, जब ये बॉडी को इस पे रखते हैं m/g वेट होता है तो इसका जो रिएक्शन होता है r होता है. तो जितना ज़्यादा नॉर्मल रिएक्शन होगा उतना ज़्यादा मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन होगा. कितनी बात समझ? जैसे अब हम लोग एक छोटे से एग्जांपल समझते हैं. जैसे एक हमने छोटे से बॉडी को इस टेबल पर रख रखा है. ठीक है. ये मान लो इस पे हम लोगों ने छोटे से बॉडी को रख रखा है. कितनी बात समझ में? और छोटे से बॉडी को रखा, अब हम लोग अब फोर्स लगा रहे हैं उस बॉडी को मूव कराने के लिए. तो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ फोर्स की ज़रूरत पड़ा और उसके बाद वो बॉडी मूव करने लगा. ठीक है, सर्टेन अमाउंट के बाद. लेकिन अब हम क्या करते हैं नेक्स्ट टाइम में, अब हमने मास बढ़ा दिया. ज़ाहिर है मास बढ़ा देंगे तो वेट बढ़ जाएगा, वेट बढ़ जाएगा तो नॉर्मल रिएक्शन बढ़ जाएगा. अब क्या उतना ही फोर्स की ज़रूरत है मूव कराने के लिए या बदल जाएगा? ठीक है, बदल जाएगा. तो क्या बताया कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन है, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन है, वो नॉर्मल रिएक्शन के हिसाब से चेंज हो जाएगा वो. ठीक है. क्या दे रखा है इसमें, ये मैं मिटा दूं थोड़ा सा इधर से. रखा है इसके आगे हम लोग कि एक लॉ दे रखा है, लॉ ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन. लॉ ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन. क्या बताया कि जैसे ये हमारा सरफेस है, ये बॉडी रखा हुआ है, तो एक हम लोगों ने मैक्सिमम जब फोर्स लगाएंगे, जितना इन दोनों के बीच, इन दोनों बॉडी के बीच में जितना भी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा उसके हिसाब से रेस्ट को मोशन में ले जाने के लिए अप्लाइड फोर्स की ज़रूरत पड़ेंगे. अगर इनका फ्रिक्शन कम होगा तो कम फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी रेस्ट से मोशन ले आने. और अगर इनका फ्रिक्शन ज़्यादा हुआ तो फिर हमें अप्लाइड फोर्स की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी अगर रेस्ट से मोशन ले आते हैं तो. तो क्या समझ में आया कि अगर इनके बीच का जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो कितना है, उसी के हिसाब से अप्लाइड फोर्स डिपेंड करता है. अगर फ्रिक्शन फोर्स कम होगा तो अप्लाइड फोर्स कम की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि उसको कम फ्रिक्शन है तो थोड़े से फोर्स देंगे तो बॉडी मूव कर जाएगा. लेकिन अगर फ्रिक्शन फोर्स ज़्यादा है तो उसमें हमें ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी उसको रेस्ट से मोशन में ले जाने के लिए. तो क्या दे रखा है यहाँ पे, फ्रिक्शनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन. फ्रिक्शनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन, क्योंकि ये जो अप्लाइड फोर्स है ये नॉर्मल रिएक्शन इनके वेट पे डिपेंड करता है. ठीक है ना. ये अप्लाइड फोर्स जो है वो वेट पे डिपेंड करता है. ठीक है. जितना इसका वेट होगा उतना ही उसका अप्लाइड फोर्स होगा. जैसे हम लोग किसी बॉडी को उठाते हम लोग, ठीक है ना, किसी बॉडी को उठाएंगे तो छोटा बॉडी हो तो आसानी से उठ जाएगा. ज़्यादा बॉडी होगा, हाँ ज़्यादा मास होगा तो थोड़ा ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी. तो ये जो है नॉर्मल रिएक्शन, यानी वेट जो है उसके हिसाब से नॉर्मल रिएक्शन है, उसी के हिसाब से में अप्लाइड फोर्स यानी नॉर्मल रिएक्शन अप्लाइड फोर्स सेम मान के चलते हैं. ठीक है ना. कि अप्लाइड फोर्स जैसे हम लोग एक मास है, हमने अभी बताया कि 2 किलो का मास है, उसको उठाना है तो हमें जो हम फोर्स लगाएंगे बाहर से वो क्या कहलाएगा, अप्लाइड फोर्स. बाहर से जो लगाते हैं फोर्स को वो हमारा अप्लाइड फोर्स कहलाता है. ठीक. अगर 2 kg का मास को उठाना है तो उसी के हिसाब से हमें अप्लाइड फोर्स लगेगा. और अगर मान लो 5 kg का मास हो गया
तो उसके हिसाब से अप्लाइड फोर्स ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि मास ज़्यादा है। अगर 10 केजी का होगा तो उसी के हिसाब से अप्लाइड फोर्स के ज़्यादा हो जाएंगे, क्योंकि हमें उसको उठाना है वहाँ से। तो इसी तरह से क्या बताया कि जो अप्लाइड फोर्स है और जो नॉर्मल रिएक्शन है, नॉर्मल रिएक्शन मतलब उसका जो वेट है, वो दोनों एक दूसरे के बराबर ही होते हैं। कितनी बात में, क्योंकि जैसे जैसे वेट बढ़ता जाएगा नॉर्मल रिएक्शन बढ़ता जाएगा, और जैसे जैसे नॉर्मल रिएक्शन बढ़ता जाएगा बॉडी को मूव कराने के लिए अप्लाइड फोर्स की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। कितनी बात सुन में। अब जैसे हम लोग बोलते हैं, जैसे मान लो एक रिक्शा है, एक रिक्शा है या साइकिल है, रिक्शा ही मान लेते हैं, खड़ी है, एक चला रहा है, तो उसको हमें मास कम है तो उसको हमें धक्का लगा के चलाना है। फोर्स लगाएंगे तो धक्का लगा देंगे तो चलने लगेगा, लेकिन क्योंकि रिक्शा हल्का होता है तो थोड़े से फोर्स लगाने पे वो रेस्ट से मोशन में हो जाएगा। लेकिन मान लो उसी जगह एक फोर व्हीलर है, फोर व्हीलर का मतलब ये है कि मान लो मारुति वगैरह है, तो मारुति के जो बॉडी है ना बहुत हल्के है, तो उसका जो बॉडी हल्के का क्या मतलब हुआ कि उसका जो वेट है वो कम है, तो उसका नॉर्मल रिएक्शन भी कम होगा। अब हम लोग एक मारुति जैसे मान लो कभी ख़राब हो गए रोड पे, तो उसको धक्का लगा के हम लोग किनारे कर सकते हैं। ठीक है। अगर मान लो हमें एक ट्रक है, खाली ट्रक है, उस पर कुछ नहीं है, खाली बड़ी ट्रक नहीं, छोटी वाली ट्रक जिसको हम लोग हाथी बोलते हैं हम लोग, यानी छोटी वाली ट्रक है। अगर मान लो वो रास्ते में खड़ी है और तो किसी वजह से ख़राब हो गई, चल नहीं रहा है, तो उसको किनारे लगाना है, तो दो तीन लोग धक्का लगाएंगे, दो तीन लोग धक्का लगा देंगे, तो वो फोर्स लगाएंगे ताकि वो रेस्ट से मोशन में चलने लगेगा, और फिर वो ड्राइवर जो बैठता है वो अपने हैंडल को करके किनारे कर देगा। तो हम लोग दो से तीन लोग फोर्स ला के अलग कर देते हैं, उसको रेस्ट से मोशन में कर लेते हैं। लेकिन अगर एक मिनी ट्रक ही हाथी जो है पूरा ईंट से भरा हो या बालू से भरा हो या कंक्रीट से भरा हो, तो आप दो तीन लोग अप्लाइड फोर्स नहीं कर सकते। दो तीन लोगों के फोर्स से कुछ नहीं होने वाला उसका। क्या समझ में आया? जो अप्लाइड फोर्स है अब उससे ज़्यादा चाहिए। क्या मतलब समझ में आया? कि अगर कोई बॉडी रेस्ट से मोशन में ले जाना चाहते हैं, इसको हम लोग इनर्शिया में हम लोगों ने कहा है, इनर्शिया में कहा है, तो उसके लिए जितना ज़्यादा इनर्शिया होगा, यूँ कह सकते हैं हम, उतना ज़्यादा अप्लाइड फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है ना? उतना ज़्यादा अप्लाइड फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो क्या बताए कि ये जो अप्लाइड फोर्स है ये नॉर्मल रिएक्शन के बराबर ही है। ये समझिए कि जितना नॉर्मल रिएक्शन होगा उतनी अप्लाइड फोर्स हो जाएगा। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन, ये लॉ में दे रखा है। ठीक है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, ये हम लोग ले लेते हैं, ये एस लिखा स्टैटिक फ्रिक्शन। फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, और इसको प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए, ठीक है, एक कांस्टेंट यूज कर लेते हैं म्यू एस आर। ये प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए एक कांस्टेंट यूज कर लेते हैं म्यू एस को बोलते हैं हम लोग, यानी कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। म्यू एस को बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, म्यू एस। और म्यू एस का वैल्यू क्या लिखेंगे हम लोग? अगर हम लोग निकालना चाहते हैं म्यू एस, तो म्यू एस को क्या करेंगे, एफ एस अपॉन आर कर लेंगे। म्यू एस अगर रोक लेंगे तो आर को इधर भेज देंगे। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन किसके बराबर हो गया? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, म्यू एस इज इक्वल टू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, अपॉन नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। यहाँ पे हम इसको यहाँ लिख देते हैं म्यू एस, अभी हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। म्यू एस को क्या लिख सकते हैं, एफ एस अपॉन आर, और इसको हम बोलते हैं फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन अपॉन नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है ना? यहाँ पे जो फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन है
इसका भी यूनिट न्यूटन होता है। ये फोर्स है ना, इसका भी यूनिट जो होता है न्यूटन होता है। और नॉर्मल रिएक्शन वेट का भी यूनिट न्यूटन होता है। तो ये न्यूटन न्यूटन कैंसिल हो जाते हैं। तो यहाँ पे म्यू एस जो है ना, कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, इसका जो यूनिट कुछ नहीं होता है, ये यूनिटलेस होता है। तो क्या बताएंगे हम लोग यहाँ पे, म्यू एस हैज नो यूनिट, म्यू एस हैज नो यूनिट, इसका कोई यूनिट नहीं होता, ये यूनिटलेस होता है। ठीक है, जैसे हम लोग फिजिक्स में हम लोगों ने पढ़ा है, वहाँ पे डायमेंशन एनालिसिस में हर फिजिक्स के सभी टर्म के कोई ना कोई यूनिट होते हैं, मगर बहुत सारे ऐसे टर्म भी है जहाँ पे जिनका यूनिट नहीं होता है। उसमें से एक ये भी है म्यू एस, इसका कोई यूनिट नहीं होता, फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक है ना, कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन जो है ये हो गया। और ये ऊपर में फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन है। फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन तो जानते हैं, अभी हमने डेफिनेशन लिखाया था हमने। क्या मतलब होता है कि कितना मैक्सिमम फोर्स लगाएं कि बॉडी रेस्ट से मोशन में आ जाए, तो वो ये वाला ये है, एफ एस है। और ये बॉडी का नॉर्मल रिएक्शन मतलब वेट कितना है। कितनी बात समझ में आई, यहाँ तक समझ में आ गया ये। अब क्या बताया, लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन में, ये जब बॉडी जब रेस्ट में होता है और जब हम उसको मोशन में ले जाते हैं तो बाहर से फोर्स लगाते हैं। जो अप्लाइड फोर्स होता है शुरू में कम लगाते हैं, बॉडी रेस्ट में ही रहता है, फिर थोड़ा फोर्स बढ़ाते हैं, बॉडी रेस्ट में रहता है, और थोड़ा फोर्स बढ़ाते हैं, बॉडी रेस्ट में रहता है। मगर एक ऐसा स्टेज आता है जहाँ पे अप्लाइड फोर्स और मैक्सिमम स्टैटिक फोर्स बराबर हो जाते हैं। उसके बाद अप्लाइड फोर्स थोड़ा सा भी बढ़ाते हैं तो बॉडी रेस्ट से मोशन में चला जाता है। वो फोर्स जो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स था, वही हमारा लिमिटिंग फोर्स भी कहलाता है, वही हमारा लिमिटिंग फोर्स भी कहलाता है। वो कि उस सरफेस का लिमिटिंग फोर्स कितना है। सरफेस बदलता है तो लिमिटिंग फोर्स भी बदल जाता है। जैसे अगर अभी टेबल पर रखा है, हो सकता ग्लास के टेबल पर रखा हो, वुड के टेबल पर रखा हो, प्लास्टिक के टेबल पर रखा हो, तो उनका फ्रिक्शनल फोर्स, लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स अलग अलग होता है, सबका एक इक्वल नहीं होता, सबका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है अलग अलग होता है। तो क्या बताया है इसमें लॉज में, वो हम कुछ पॉइंट्स को हाईलाइट कर देते हैं। ये समझ में आएगा रिलेशन, आगे चलते हैं हम लोग, इसे मिटा के और इसको लिखते हैं। इसमें क्या दे रखा, लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन में क्या लॉज में दे रखा है। पहला तो दे रखा है, द फ्रिक्शनल फोर्स डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ द सरफेस। ठीक है ना, फ्रिक्शनल फोर्स डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ सरफेस, नेचर ऑफ सरफेस क्या मतलब हुआ, इसको समझ लेते हैं। नेचर ऑफ सरफेस का, जैसे जो सरफेस होता है जिसका हम लोग फ्रिक्शनल फोर्स चेक कर रहे हैं, जहाँ पे हम लोग कर रहे हैं, तो उसका देखते हैं कि सरफेस कैसा है, चिकना है यानी स्मूथ है, या रफ है, रफ बहुत रफ है, कितना रफ है। ठीक है, तो क्या देखा गया है कि जो फ्रिक्शन होता है सरफेस के रफनेस पे डायरेक्टली डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा सरफेस रफ होगा उतना ज़्यादा फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा। ठीक है, और अगर सरफेस स्मूथ होगा तो फ्रिक्शनल फोर्स कम हो जाएगा। जैसे मान लो आजकल हम लोग, आजकल बहुत कॉमन सी बात है, पहले मैं इसको लिख देता हूँ, फ्रिक्शनल फोर्स is directly proportional to nature of surface, नेचर ऑफ सरफेस का क्या मतलब हुआ, रफनेस ले लेते हैं, रफनेस। ठीक है ना, कितना रफ है सरफेस। जैसे हम लोग का मान लो कोई बॉडी है हमारे, इस पे रखा हुआ है, ठीक है, कोई बॉडी रखा हुआ हमारे जो घर था पहले, जो ना घरों में क्या होता था कि पहले जो हमारे घर बनते थे तो फ्लोर जो ना मिट्टी का होता था, कच्चे ज़मीन होते थे। गांव देहात में आज भी हम लोग को घर जो है ना मिलेंगे तो उनके सरफेस जो है ना, फ्लोर जो है ना मिट्टी के मिलेंगे। ठीक है, लेकिन
अब जो है कुछ कुछ घर जो ना पक्के मकान बन गए। पक्के मकान जब बन जाते हैं ना तो सरफेस जो ना सरफेस जो ना सीमेंटेड हो जाते हैं। सीमेंट के वो देखकर ईंटें लगाकर प्लास्टर करके फिर सीमेंट का एक गिलावा देकर उसको फ्लोर को हार्ड कर देते हैं। ठीक है, तो ये भी एक सरफेस है। पहले क्या था, मिट्टी का था। अब जो घर हार्ड बनते हैं उस पर फ्लोर लग जाते हैं, फ्लोर बना देते हैं सीमेंट का। अब क्या है कि कुछ और भी बड़े शहरों में चलेंगे तो जो सरफेस है उस पर टाइल लगा देते हैं। जिनके पास पैसे हैं वो अपने घरों के फ्लोर पे टाइल लगा देते हैं। टाइलों में डिज़ाइन आती है तो अच्छा लगता है, खूबसूरत लगता है, चिकना होता है। अब क्या हुआ, अगर हम लोग फ्रिक्शन चेक करेंगे कि किस में ज़्यादा फ्रिक्शन था, तो जो गांव देहात के जो मिट्टी के जो फ्लोर है, मिट्टी के जो ज़मीन बने हैं, ज़मीन होते हैं घरों में, उसका जो फ्रिक्शन ज़्यादा है उससे कम हो जाता है सीमेंट के फ्लोर पे। जो घर में हार्ड घर बनते हैं ना, सब जिनके घर पक्के मकान होते हैं तो उनके फ्लोर जो होते हैं ना वो सीमेंट के होते हैं, तो उस पर फ्रिक्शन कम हो जाता है। उससे भी कम हो जाता है जो शहरों में आजकल टाइल लग रहे हैं, तो टाइल लगने से फ्लोर का फ्रिक्शन और भी कम हो जाता है। तो क्या समझ में आया कि जो फ्रिक्शन है, फ्रिक्शनल फोर्स की ज़रूरत है, जितना फोर्स की ज़रूरत है उसको मोशन में लाने के लिए, वो डिपेंड करता है कि वो फ्लोर है कैसा। ठीक है, रफ कितना है। जितना ज़्यादा रफ होगा उतना ज़्यादा फ्रिक्शनल फोर्स की ज़रूरत होगी, और जितना स्मूथ होगा उतना कम फ्रिक्शनल फोर्स की ज़रूरत होगी। ठीक है, जैसे आपने बताया था, अभी कैरम बोर्ड का भी एग्जाम्पल बताया था। और कैरम बोर्ड खेलते हैं तो थोड़ी देर में बिल्कुल कैरम बोर्ड जो है ना ड्राई हो जाता है। तो कैरम जो है ना, जैसे मारते हैं हम लोग, स्ट्राइक मारते हैं तो बहुत ही हार्ड मारना पड़ता है, तब भी वो इतना स्मूथली नहीं चलता है। ठीक है, स्मूथली नहीं चलता तो क्या होता है कि उसमें पाउडर डाल देते हैं। तो वो जो बताते हैं कि जो बोर्ड है लकड़ी का बना होता है, और बहुत देर तक खेलते हैं तो वो लकड़ी का जो ग्रूव्स होते हैं या जो उसके जो लकड़ियों के गड्ढे होते हैं वो खुल जाते हैं। फिर वो एक तरह का रुकावट बढ़ने लगता है। फिर क्या करते हैं हम लोग, पाउडर डाल देते हैं। पाउडर डाल के उसको अच्छे से बोर्ड पे मिक्स कर देते हैं, फैला देते हैं। वो क्या होता है कि फिर वो लकड़ी का जो गड्ढे थे वो सब भर जाते हैं। जब भर जाते हैं तो फ्रिक्शन कम हो जाता है। फ्रिक्शन कम हो जाता है। तो वो बोर्ड, जब वो पाउडर कम था तो फ्रिक्शन ज़्यादा था, और अब पाउडर कर दिया, पाउडरिंग कर दिया तो सब फ्लोर जो है ना स्मूथ हो गया। यानी स्मूथ का मतलब फ्रिक्शन कम हो गया। अब हल्का भी मारेंगे तो खूब तेज़ी से चलने लगता है। कितनी बात सुनिए। तो बताया क्या कि फ्रिक्शनल फोर्स कितना लगेगा वो डिपेंड करता है कि सरफेस का नेचर कैसा है। सरफेस का नेचर का मतलब सरफेस कितना रफ है, कितना रफ है या कितना स्मूथ है। जितना ज़्यादा रफ होगा उतना ज़्यादा फ्रिक्शनल फोर्स होगा। कम रफ होगा, रफ मतलब पॉलिश्ड होगा, सरफेस चिकना होगा, तो फ्रिक्शनल फोर्स कम होगा। कितनी बात समझ में आई। तो यहाँ पे पहला एक दे रखा ये कि लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन में कि सरफेस पे फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो डिपेंड करता है रफनेस पे। जितना ज़्यादा रफनेस होगा उतना ज़्यादा फ्रिक्शनल फोर्स होगा, कम रफनेस होगा कम फ्रिक्शन होगा। या यूँ कह सकते चिकने सरफेस पे फ्रिक्शनल फोर्स कम होता है। कल हम लोगों ने बताया था कि पिछले लेक्चर में बता रखा हम लोगों ने कि जैसे केले के छिलके आ जाते हैं गाड़ी के पहिए के नीचे तो स्लिप कर जाता है। क्यों स्लिप कर जाता है? क्योंकि केले के छिलके नीचे आने से वो क्या होता है कि फ्रिक्शन कम हो जाता है। फ्रिक्शन कम हो जाता है यानी फ्लोर जो है ना स्मूथ हो जाता है, पॉलिश्ड हो जाता है। तो उस पे जो है ना फ्रिक्शन कम होने की वजह से वो बहुत आसानी से गाड़ी स्लिप कर सकता है, ज़रा सा भी बेंड करने पे। ठीक है ना, फ्रिक्शन कम हो जाता है क्योंकि फ्रिक्शन जो है ना ज़रूरी है बॉडी को बैलेंस करने के लिए। और जब कम हो जाएगा तो बॉडी बैलेंस नहीं होता, गाड़ी स्लिप कर जाता है। तो ये दे रखा हमारा पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट दे रखा है इसमें, वो दे रखा है कि जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है वो हमेशा टेंजेंशियली काम करता है। टेंजेंशियली का क्या मतलब होता है, जैसे हम लोगों ने अभी अभी यहाँ फिगर बनाया था इसको, ठीक है ना। यहाँ एक बॉडी है, यहाँ पे एक फोर्स लगा रहे हैं, तो ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है, फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ पे काम करेगा ऐसे, फ्रिक्शनल फोर्स इधर काम करता है। तो ये बॉडी के सरफेस पे काम करता है, पूरे बॉडी पे फ्रिक्शन फोर्स नहीं रहता। जो पार्ट बॉडी का सरफेस के कांटेक्ट में रहता है उस पे ये उसी के ऊपर काम करता है अलोंग द टेंजेंट। जैसे एक मान लो ये इस तरह से अगर स्फीयर ले लेते हैं हम लोग, तो फ्रिक्शन जो है ना यहाँ पे काम करता है टेंजेंट के अलोंग,
ऐसे काम करता है। बॉडी इधर मूव कर रहा है, इधर मूव कर रहा है, मगर फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पे काम करेगा। तो फ्रिक्शन फोर्स मोशन के अपोजिट में काम करता है। और दूसरा टेंजेंशियली काम करता है। टेंजेंट का मतलब ये है कि जितना पार्ट सरफेस यानी ज़मीन से कांटेक्ट में है उतना ही पे फ्रिक्शनल फोर्स काम करता है। ठीक है। सो फ्रिक्शनल फोर्स acts against the motion of direction, against the motion of direction of motion, against the direction of motion। ठीक है ना, ये दे रखा फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ मोशन। बॉडी जिधर मूव कर रहा होगा फ्रिक्शन फोर्स उसके अपोजिट में काम करेगा जी। कितनी बात समझ में, अगेंस्ट में काम करेगा। इट ऑल्सो एक्ट्स अलॉन्ग द टेंजेंट। ठीक है ना, तीसरा पॉइंट लेते हैं, इट एक्ट्स along the टेंजेंट। टेंजेंट के अलॉन्ग काम करता है, यानी कि जितना बॉडी कांटेक्ट में रहेगा उसी के अपोजिट में काम करेगा। ऐसे कोई बॉडी बहुत बड़ा बॉडी है मगर वो पूरे बॉडी पे नहीं, जितना बॉडी अर्थ के या सरफेस से कांटेक्ट में है उतना ही पे फ्रिक्शनल फोर्स काम करेगा, उसी पे फ्रिक्शनल फोर्स काम करेगा। तो ये तीसरा पॉइंट हो गया। एक तो दूसरा तो ये था मोशन के अपोजिट पे काम करता है, तीसरा ये कि ये टेंजेंशियली वर्क करता है। यहाँ तक समझ में आ गया। ये हमारा लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन कहलाता है। आगे चलते हम लोग। ये हमारा हो गया, एक तो रिलेशन बताया कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन का फ्रिक्शनल फोर्स अपन नॉर्मल रिएक्शन होता है और इसके लॉज हो गए। अब क्या बताएंगे, जब कभी बॉडी रेस्ट से मोशन में हो गया यानी अब मूव कर रहा है, तो क्या मूव करते वक्त बॉडी को फ्रिक्शन लगता है या खत्म हो जाता है? ठीक है ना, लगता है। जब बॉडी मूव कर रहा है तो उस वक्त फ्रिक्शन कंटिन्यूअस लग रहा होता है। ठीक है, और उसका एग्जाम्पल हम बता रहे हैं। अब जैसे एक एग्जाम्पल ये मान लो, एक हमारा हाथ में एक बॉल है, ठीक है, और हमने बॉल को जमीन पे ऐसे रोल कर दिया, जमीन पे रोल कर दिया, तो बॉडी जा रहा, बॉल जा रहा है, लेकिन थोड़ी दूर चलते ही चलते थोड़ी दूर के बाद वो रुक जाएगा। तो रुक कैसे गया? वो फ्रिक्शन की वजह से रुक गया। ठीक है, फ्रिक्शन की वजह से रुक गया। क्यों? क्योंकि जब वो जा रहा था तो बॉडी मोशन में तो था, उस वक्त फ्रिक्शन भी काम कर रहा था मोशन के अगेंस्ट में, और मोशन के अगेंस्ट में जब काम कर रहा था तो वो उसकी वेलोसिटी को कम करते जा रहा, कम करते जा रहा, कम करते जा रहा था, और कुछ दूर तक जाने के बाद वो आसानी से रुक जाता है। कितनी बात सुनिए, यानी उस वक्त भी जब बॉडी मूव करता उस वक्त भी फोर्स लग रहा था, और उसको हम बोलते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। जिस वक्त मोशन के वक्त जो बॉडी फ्रिक्शन लग रहा होता है, जब बॉडी मोशन में होता है उस वक्त भी फ्रिक्शन लग रहा होता है, अब उसको फ्रिक्शन को बोलते हैं हम लोग काइनेटिक फ्रिक्शन। ऊपर वाला तो था स्टैटिक वाला, जब रेस्ट में था तब का, लेकिन जब मोशन में होता बॉडी तो उसको हम लोग बोलते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन का भी इसी तरह से दे रखा है, हम लोग यहाँ से कंटिन्यू करेंगे इसको अगले क्लास में।